स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम है प्रकाश शर्मा और मैं आपको फिजिक्स इंटरमीडिएट की फिजिक्स टीच करता हूं। तो देखिए, तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डेरिवेशन इसका करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। देखिए, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने आप लोगों को जो है बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी डाइपोल के थ्रू निकालते हैं, किसी भी एक इक्वेटोरियल पोजीशन में हमने बता दिया था और दूसरा हमने एक्सियल पोजीशन बता दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपको इसमें बताना है। जिसके लिए देखिए स्टेटमेंट हम सबसे पहले क्या बनाएंगे। सबसे पहले मान लेते हैं, हमने माना कि ये हमने लेटस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, क्या मान लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए तीन ही डेरिवेशन है आपके, इसमें 3 डेरिवेशन दिए गए हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन में था, दूसरा एक्सियल पोजीशन में था और जो थर्ड आपका है वो किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं। देखिए तीन ही कंडीशन होंगी। एक नॉर्मल वाली होती है जो परपेंडिकुलर है, जिसको इक्वेटोरियल कह देते हैं। दूसरा हमारा आता है एक्सियल पोजीशन जो पैरेलल वाला, जो हम करवा चुके हैं। अब थर्ड हमारा आता है कि कोई भी अगर ऐसा पॉइंट हो जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, तो किस प्रकार से किसी भी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर हम किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, इसके बारे में आइए हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या मान लेंगे, बिल्कुल वही पुरानी प्रीवियस स्टेटमेंट ही राइट करते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखेंगे लेट अस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल whose charges are minus q and plus q is situated in फ्री स्पेस। फ्री स्पेस उसमें रखा, एयर में रखा हुआ है। फ्री स्पेस मान लो, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम मानोगे तो उसके लिए आपको के डिनोट करना पड़ेगा, बाद में जो फार्मूला होता है। नहीं मानोगे तो एयर मान करके हम लगाते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, जिसकी मिडिल पॉइंट ओ से, उसके क्या करना है, जिसके मिडिल पॉइंट ओ से आर दूरी पर स्थित एक कोई पॉइंट पी है, जिस पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करनी है। जबकि वो क्या है, इससे थीटा डिग्री एंगल के प्लेस पर रखा हुआ है, ये आपको इसमें क्या दिया है। जबकि इनके बीच की दूरी कितनी होती है आपको पता है, 2l होती है। स्टेटमेंट अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको जो है राइट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बताने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए माइनस क्यू तो प्लस क्यू हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा उसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी, माइनस से पॉजिटिव की ओर होती है। ये आपकी जो है डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक ज्ञात करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा डाइपोल मोमेंट है इनको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि एंगल ये बना रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट p cos थीटा आपका ये वाला हो जाएगा, p cos थीटा ये हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो आपका इधर नीचे चला आएगा, जो आपका p sin थीटा हो जाएगा। देखिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको वर्टिकल और उसमें कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। और ये यहाँ से किन डिस्टेंस पे स्थित है, ये r डिस्टेंस पे जो है यहाँ से स्थित दी गई है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आइए अब डिस्कस करना स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार फिर समझ लीजिए कि हमने इसके लिए क्या करते हैं, हमको इस पॉइंट P पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी भी पॉइंट पर, वो किसी भी एंगल में दिया जाए। मैं समझ लीजिए, तो एक जो जनरली फार्मूला होता है वो यही होता है, इसी के अकॉर्डिंग जो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हम वैल्यू रख करके इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे पॉइंट P पर, जो इससे क्या है r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो था, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है। ये मान लो अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है, ये कैपिटल P है और ये स्मॉल p, इसको तुम स्मॉल p मान सकते हो, ये इधर छोटा p, जो आपका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है, ठीक है ना। या इसको यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान सकते हो, q मान सकते हो, जो भी आपको मानना है उसको हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों घटकों कंपोनेंट हमने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। एक कंपोनेंट आपका ये हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट p sin थीटा, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट जो है डायरेक्ट्रिक मोमेंट का ये दिया गया है, ठीक, डाइपोल मोमेंट का। तो इस स्थिति में देखिए आप यहाँ से कैंसिल निकालते हैं, इसलिए पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाएगी वो इसके कारण और इसके कारण, इन दोनों के कारण यहाँ पर जाएगी। तो ध्यान से देखिए, तो हम इसमें अगर कैलकुलेशन करके निकालते हैं तो एक चीज पता आती है कि ये जो डायरेक्शन दी गई है, ये जो आपके जो कंपोनेंट्स दिए गए वास्तव में एक जो है आपके जो है इक्वेटोरियल पोजीशन में और सेकंड वाला जो है आपका एक्सियल फॉर्म में, 2 फॉर्म्स में दिया गया है, ठीक है ना।
ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया गया है ये पॉइंट पी के जो है एक्सियल पोजीशन है कि भाई देखो सेम उसी उस पे आ रहा है, जबकि ये वाला क्या है आपके इसके जो है ये यहाँ पे फिगर थोड़ा बन गया ना, ये पूरा आपस में जो भी भाई अगर देखो एक कोई अगर वेक्टर होता है, वेक्टर अगर ये बना हुआ है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, ये बात आप लोग जानते हैं। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग से देखें यहाँ पर बल्कि वेक्टर ये हो गया है, यहाँ पर वेक्टर आपका ये हो गया है, ये वेक्टर हो गया आपका डाइपोल मोमेंट, उसके अकॉर्डिंग इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा, इसी पॉइंट पर हमें निकालनी वैल्यू, ठीक है ना। और ये आपका स्मॉल वाला हो गया है पी साइन थीटा, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन में अकॉर्डिंग टू डाइपोल मोमेंट, और ये इसका क्या है एक्सियल पोजीशन में है, ठीक है ना। तो दोनों हम निकाल लेंगे, तो चूंकि इससे पहले दोनों डिस्कशन कर चुके हैं तो लिखेंगे क्या, देखिए डेरिवेशन डायरेक्ट था स्टेटमेंट लिखने के बाद में आप लोग क्या राइट कर सकते हैं वो राइट करेंगे। देखिए मैं लिखे जरा स्टार्टिंग में, सिंस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सिंस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंपोनेंट p cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट p cos थीटा इज इन एक्सियल पोजीशन, भाई इसके देखो उसी डायरेक्शन में इसी पे निकालना है r डिस्टेंस पे, और ये इसकी किस फॉर्म में दिया गया, देखिए बिल्कुल दिया गया है इसी लाइन पे दिया गया है। जब भी कोई चीज जिसपे हमको निकालना उसी लाइन पे अगर कोई वेक्टर दिया था तो उसको एक्सियल फॉर्म में कर देते हैं ना, लेकिन एक्सियल पोजीशन, तो इस कंडीशन में एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट दिया गया है इज इन इक्वेटोरियल पोजीशन, ये इसके जो इक्वेटोरियल पोजीशन में दिया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए हम निकालेंगे क्या, और हम मान लेते हैं कि जो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे p cos थीटा के लिए वो E1 मान लेते हैं, और इसके लिए मान लेंगे P2 मान लेते हैं, लिखें क्या, इसलिए मान लेते हैं सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू p cos थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण जो है हम निकालेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने मान लिया इसकी जो है E1 हो जाएगी। तो ये चूंकि क्या है इसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या है, इसमें जो है एक्सियल पोजीशन में, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p cos थीटा अपॉन r क्यूब, यही आपका फार्मूला होता था। हमने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 30, ये आप पढ़ चुके हो, एक्सियल पोजीशन का ये तो फॉर्म होता था, है ना। इस माइनस के चार्ज का हमने निकाल लिया। अब इसी प्रकार से एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूसरे के लिए निकालेंगे हम, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू p sin थीटा, इसकी करंट निकालेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी E2 आ जाएगी, जिसको मान हम निकालेंगे तो मिल जाएगा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r क्यूब, और इसका फार्मूला क्या था p sin थीटा था, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए तो इस कंडीशन में पॉइंट P पर जो जाएगी, जो एक्चुअल में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो दोनों को क्या होगी ऐड करने पर प्राप्त हो जाएगी। भाई ये देखो आप ध्यान से देखेंगे तो अगर इसको हम ऐसे से मिला देंगे ये पूरे वेक्टर को, तो ये एक पैरेललोग्राम बना रहा है, पैरेललोग्राम ला, जहां पर इसकी इलेक्ट्रिक जो वास्तव में निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होगी, यहाँ पे जाएगी, पॉइंट P पे जाएगी, है ना। और डायरेक्शन भी क्या होगा, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होता है, तो डायरेक्शन आपकी भी वैसे चली जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या निकालते हैं, इतनी बात समझ में आ गई, आप लोग क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, तो लिखोगे क्या, शो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, शो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी, वो E1 और E2 दोनों के क्या होगी इक्वल के बराबर आ जाएगी, है ना, स्क्वायर रूट में। पैरेललोग्राम का फार्मूला यही तो होता था, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर
E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा, ये आपका फार्मूला होता था। बट यहाँ पे आप देखते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है भाई, E1 E2 ये दोनों ले रहे हैं, और मैंने बताया था कोई भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे थीटा के प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक जो नेट आएगी, जो नेट वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी की, वो आपका आ जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा आपका 0, 2E1 E2 इंटू 0 का भाई cos 90 रखेंगे, यहाँ पे cos 90 करेंगे, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस कंडीशन में जो ई नेट की जो वैल्यू आ जाती है वो आपकी आ जाएगी केवल अंडर रूट में E1 का स्क्वायर और प्लस E2 का स्क्वायर, ठीक है ना। यही जो है इनकी रिजल्टेंट एंट्री आ जाती है। अब क्या करेंगे, उठा करके इनको जो है फार्मूले में हम वैल्यू रखते चले जाते हैं, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे। और जो लोग अभी अभी मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, स्क्वायर रूट में E1 का स्क्वायर और प्लस E2 का स्क्वायर, ये कर देंगे। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट से आपने निकाला था, इससे पहले देखे थे, तो E1 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब, ये आया था E1 की वैल्यू, इसका स्क्वायर करिए थे हम। और दूसरा E2 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p sin थीटा इस अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इन दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब सब में दोनों में कॉमन है, कॉमन है नहीं कॉमन है, तो इनको हम कॉमन कर, और p भी कॉमन है, तो इतनी वैल्यू को हम कॉमन कर लेंगे तो बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से। भाई स्क्वायर रूट इतने में दोनों में देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब और p इतना कॉमन है, इसको बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से। तो स्क्वायर रूट से अगर कोई चीज बाहर निकलती तो उसका ये स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा, केवल वो वैल्यू बाहर निकल आएगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन आर क्यूब हमने बाहर निकाल लिया। तो अंदर कितना बचेगा, केवल हमारा बचेगा 2 का स्क्वायर, और इधर बच जाएगा केवल, सॉरी यहाँ पे हमारी वैल्यू बच जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा केवल हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ये इतनी वैल्यू यहाँ पर हमारी बच जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसको देखो हम सॉल्व कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन आर क्यूब, इसको सॉल्व कर लो, 2 cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो ई नेट जो वैल्यू आएगी, जो टोटल एक्टिव फील्ड सिस्टम को निकालना है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन आर क्यूब, सॉरी ये इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। तो सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए किसी भी पॉइंट पर। तो बच्चों समझ में आ गया, यही जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये था आपका आज का टॉपिक का ये जो छोटा सा फार्मूला था, जिसमें अब देखिए इसमें हम थीटा की वैल्यू जैसे जैसे रखते जाते हैं, हम देखो ये मेन आप मान लीजिए यूनिवर्सल जो आप निकालते हो वो आपका ये दिया गया है, इसमें आप जैसे थीटा की वैल्यू 90 रख दोगे तो आपको इक्वल 12 पोजीशन का मिल जाएगा। अगर आप इसमें वैल्यू रख दोगे थीटा की वैल्यू आप अगर 0 रख दोगे तो आपको जो एक्सियल मिल जाएगा। मतलब ये पर्टिकुलर सभी के लिए लागू होता है कि अगर किसी भी एंगल पर अगर कोई डायपोल मोमेंट रख देते हैं तो उसको रख करके इसमें हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इसके बाद इसका जो अगला टॉपिक है, ठीक है ना, इसको मैं इरेज किए दे रहा हूं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का दिया गया इलेक्ट्रिसिटी का, वो है आपका टॉर्क। टॉर्क के बारे में बात करेंगे। टॉर्क मतलब जो है इस अगले टॉपिक में हम निकालेंगे किसी भी अगर कोई इलेक्ट्रिक
डायपोल जो है किसी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस कंडीशन में उसके ऊपर इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर कितना जो है डायपोल सॉरी टॉर्क कार्य करता है वो आपको निकालना है। क्या करना है? आपको निकालना है टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर हम लोग निकालने जा रहे हैं अब किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, वो भी छेद की दिशा से इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे जो है अगर थीटा डिग्री एंगल पर रखा हुआ है तो इस कंडीशन में उस पर कितना टॉर्क कार्य करता है उसकी कैलकुलेशन करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसलिए हम देखिए सबसे पहले क्या लेते हैं, हम मान लेते हैं कि एक कोई हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल दिया गया है। क्या दिया गया है? इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा जो है AB दिया गया है, जिसके चार्जेस क्या है -q और +q, ये चार्जेस दिए गए हैं। जो क्या है रखा हुआ है एक जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E के मीडियम में रखा हुआ है ठीक। जहां पे इनकी डिस्टेंस कितनी दी गई है वो हमारी 2l दी गई है ठीक, डिस्टेंस हमारी इनके बीच की 2l दी गई है ठीक। तो उस कंडीशन में भाई प्लस चार्ज है तो इसके कारण यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा वो किधर क्यों लगेगा? QE लगेगा। ये आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, E = F1 से जो हम वैल्यू निकालते थे वहां से जो इसके ऊपर +q के कारण जो फोर्स लगेगा वो QE इधर की ओर लगेगा और -q चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा QE इधर की ओर लगेगा। समझ में आई? इससे क्या निकला कि और ये कैसे रखा हुआ है? छेद की दिशा से थीटा डिग्री एंगल पर बना करके इसको हम रखे हुए हैं। अगर इसको ऐसे से बना देंगे तो ये ट्रायंगल बन रहा है और ये क्या है थीटा डिग्री एंगल पर रखा हुआ है इससे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, टू चार्जेस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, इस वजह से इसका ये अपोजिट चार्जेस है, अपोजिट फोर्स लग रहा है, एक इधर क्यों लग रहा है एक इधर क्यों लग रहा है। तो इस वजह से ये दोनों चार्जेस क्या कर रहे हैं आपस में एक जो है फोर्स कपल बना रहे हैं, बंधुक बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्या करता है यही जो बंधुक होते हैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसको जो है मूव करने का जो है प्रयास करते हैं। और मूव करने का जो किसी भी चीज की प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है और इसी प्रॉपर्टी को इसी जो फोर्स कपल होते हैं फोर्स कपल के द्वारा किसी चीज को घुमाने की जो प्रॉपर्टी होती है वही हमारा जो है टार्क कहलाता है ना। तो समझ में आ गई बात नहीं आ गई कि वास्तव में टार्क कैसे प्रोड्यूस होता है? ये इलेक्ट्रिक डायपोल को जो है मीडियम में रखने के कारण प्रोड्यूस होता है, उसी को जो है इसमें हम बनाने जा रहे हैं। ठीक समझ में आ गई बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखोगे? स्टेटमेंट में आपको यही लिखना है। देखिए स्टेटमेंट डेरिवेशन में बहुत आवश्यक होती है। तो स्टेटमेंट आप लिखोगे let us an electric dipole whose charges -q and +q is situated in an inclined plane या मान लो in an angle theta in a uniform electric field, है ना। and its both charges -q and +q forms a force couple QE and -q which is same in magnitude and opposite in direction, है ना, which it produce a torque which we will find to derive the in this derivation। हमको क्या करना है टॉपिक में उसको जो है सॉल्व करना है ठीक। तो इस कंडीशन लिखो क्या भाई ये बंधुक लग रहा है इधर की ओर, इसकी वजह से ये क्या होगा इधर की ओर जो रोटेट होने का प्रयास करेगा, हमेशा इसको इधर की ओर घुमाने का वो प्रयास करके प्लस टू माइनस की कोई चीज होती है ऐसे से घूमती चली जाती है। तो इस कंडीशन में इसके ऊपर जो लगने वाला टार्क होगा उसकी वैल्यू क्या थी भाई? बल आघूर्ण राखू है। टार्क मतलब होता है बल आघूर्ण। अब टार्क निकालने का फार्मूला क्या होता है? जो हमारा फोर्स होता है और इनटू इनके बीच की जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है फार्मूला। अब देखिए इधर हम निकाल लेंगे तो इस कंडीशन से देखिए ये हो गया पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट सी था, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे बीसी होगी, ठीक है ना। और ये केवल हाइपोटेनस दिया गया है, थीटा दिया गया, आपको ये ज्ञात करना है। तो जब हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर दिया जाता है, थीटा दिया था, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में से किसका रेशियो लेते हैं? या तो साइन का लेंगे या तो कॉसेक का लेंगे। तो जनरली यहाँ पे हम ले रहे हैं साइन का। क्या वैल्यू ले रहे हैं? साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? साइन का के लिए परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा BC और हाइपोटेनस कितना दिया गया है
2l। तो इस कंडीशन में यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2l sin थीटा। क्या आ जाएगी, 2l sin थीटा। वही जो है हमको यहाँ पे रखना है भाई, क्योंकि किसी भी चीज जो आप 11th में पढ़ भी चुके हैं कि टार्क वास्तव में क्या होता है। टार्क जो होता है, जो भी उसमें अप्लाइड फोर्स होते हैं, फोर्स के तथा उन दोनों जो है जो भी फोर्स कपल होते हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। वास्तव में टार्क किसी भी चीज की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उस दिए गए ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश करता है, पूरी तरह से मूव करता है। समझ आ रही बात नहीं, उसकी परपेंडिकुलर लाइन के जो है अदिश, ठीक है ना, यही जो है टार्क की डेफिनेशन होती है। तो उस कंडीशन से फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या कार्य करता है, आपका QE लगता है, कितना लगता है, QE लगता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी कितनी दी गई है, BC। तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC की वैल्यू अभी आपने निकाला कितना आया था, 2l sin थीटा। तो इस कंडीशन में जो है जो लगने वाला टार्क होता है उसका फार्मूला कितना आ जाएगा, 2QEL sin थीटा। तो देखिए इसको हम ऐसे बना लें, Q इंटू 2l को एक प्लेस में रख लें, E sin थीटा को हम इधर किए दे रहे हैं। और आप जानते हैं Q इंटू 2l क्या होता है, P होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट होता है नहीं होता है, और ये हो गया आपका E इंटू साइन थीटा। यही जो क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक मीडियम में अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल अगर थीटा डिग्री एंगल पर रखा होता है तो उनके लिए लगने वाले जो टार्क का फार्मूला हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये अब देखिए कुछ केसेस होती हैं कि किस कंडीशन में टार्क ज्यादा मैक्सिमम कार्य करेगा, किस में मिनिमम कार्य करेगा। तो केस फर्स्ट कंडीशन, केस फर्स्ट कंडीशन यदि हम क्या रखते हैं, थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसको बिल्कुल ऐसे रखते हैं, ऐसे पैरेलल कर दें। यदि मान लीजिए ये डायपोल है, इसको ऐसे पैरेलल कर दें, तो उस कंडीशन में क्या ये उसको घुमाने का, रोटेट करने का प्रयास करेगा इलेक्ट्रिक डायपोल की नहीं करेगा। तो उसके लिए थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे, तो टार्क भी हमारा कितना आ जाएगा, PE साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अर्थात इस कंडीशन में जो है उस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर जो है कोई भी जो है टार्क कार्य नहीं करेगा, मतलब वो कुछ भी रोटेट नहीं होगा, मूव नहीं करेगा, है ना। तो ये हो गई पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हम ये मान ले रहे हैं, सेकंड कंडीशन इसकी देख लो, यदि हम मान ले थीटा की वैल्यू हो जाए 90 डिग्री, तो इस कंडीशन में हम पाते हैं PE साइन 90, और साइन 90 वैल्यू 1 होती है। तो इस कंडीशन में क्या प्राप्त होगा, मैक्सिमम प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, मैक्सिमम। मतलब केवल यही एक कंडीशन जिसमें जो है सबसे ज्यादा बलागुण जो है टार्क कार्य करेगा, अप्लाई करेगा। मतलब अगर किसी चीज को अगर ऐसे हम रख दें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये टार्क हम ऐसे रख दें इलेक्ट्रिक डायपोल, तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा इसके ऊपर जो है टार्क लगेगा, जो हमेशा इसको क्या करेगा, पैरेलल बनाने की कोशिश करेगा। मतलब हमेशा इसके ऊपर फोर्स लगा रहेगा। जैसे कि आप जनरली सिंपल से अनुभव करिए, जैसे कि हवा चल रही होती है, आप सबसे ऊपर खड़े हो, हवा ऐसे ऐसे इधर से आ रही है और आप ऐसे खड़े हो जाओ परपेंडिकुलर उसके, तो आपको हवा का दबाव ज्यादा लगेगा। जबकि अगर आप ऐसे खड़े हो जाओगे तो आपको हवा का जो प्रेशर होगा, उधर से वेग लगेगा वेलोसिटी का, वो आपको उसका जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। उसी तरह इसमें भी होता है, जब परपेंडिकुलर रख देते हैं, अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन प्रूव कर दिया। ठीक, अब तीसरी कंडीशन ये होती है, यदि मान लीजिए इसको पूरा घुमा दिया गया, ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक डायपोल था, रखा हुआ था ऐसे, इसको पूरा ऐसे घुमा करके हमने पूरा 180 डिग्री पूरा घुमा दिया, ऐसे था, इसको पूरा घुमा दो 180 डिग्री, तो उस कंडीशन में भी जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ये हो जाएगा PE, और साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। तो इस कंडीशन में भी जो है कोई भी बल आघूर्ण या टार्क कार्य नहीं करेगा। केवल 90 डिग्री की पोजीशन में ही सबसे मैक्सिमम जो है कार्य टार्क करता है, बाकी किसी पोजीशन में जो है इतना अधिकतम टार्क कार्य अप्लाई नहीं होगा। ये था आपका आज का टॉपिक, टार्क आर द इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, और ये हर बार जिससे कई सारे क्वेश्चन लगते हैं। समझ में, आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसके बाद इसमें दिया गया है, समझ में आ रहा है, ठीक है।